वंदे मातरम। प्यारे साथियों, हिंदी के सेशन का ये पहला सेशन आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये शॉर्ट नोट के रूप यानी बेहतरीन शॉर्ट नोट है, किसी भी परीक्षा में जो बार बार रिपीटेड हुए हैं उसी टाइप के नोट्स बनाए गए हैं। और आपको इसमें जो है 20+ PYQ भी मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। और आपको पूरा सेशन में दिखा दे तो बहुत सिस्टमेटिक वे में जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना है। आपको इसका ज़बरदस्त या चमत्कारिक फ़ायदा मिलने वाला है, बस आपको चीज़ों को अच्छे से देखना है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की इस श्रृंखला को आगाज़ करते हैं। सबसे बड़ी फैक्ट आपको यहाँ मिला है, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में एक है। 3000 क्या 2700 कुछ भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लगभग 3000 भाषाएं में से क्या है हिंदी एक है। और हिंदी मूलतः देखिए पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, तो आप बताओ मूलतः है किस भाषा का, तो आप बताओ फारसी भाषा का। ये देखिए कंसीडर करते हुए चलना है, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। कहते हिंदी कहते चीर देंगे फाड़ देंगे, तो ऐसे याद करो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, कौन कौन से, यानी हिंद देश के निवासी, और दूसरा क्या है हिंद की भाषा हिंदी। तो हिंदी अर्थ का क्या है, हिंदी हिंद देश के निवासी, और हिंदी हिंद की भाषा। तो दोनों अर्थ को आपको याद करना। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। अब वियोगात्मक या विश्लिष्ट का मतलब जान लेते हैं। थोड़ा धुंधला देख रहा है लेकिन तब भी प्रयास करिएगा आप ठीक से। भाषा का आकृति मूलक वर्गीकरण कितने प्रकार। आकृति का अर्थ रचना या रूप रचना, या रूप रचना की दृष्टि से मुख्य रूप से इनको कितने दो प्रकार में बांटा गया, अयोगात्मक या वियोगात्मक, और उसके बाद में जो है संयोगात्मक या योगात्मक इसे कहा गया। अयोगात्मक या वियोगात्मक दोनों एक ही हैं। तो हिंदी किस प्रकार की, आप बताओ वियोगात्मक प्रकार की है। वियोगात्मक और संयोगात्मक का मतलब जान लेते हैं विद एग्जाम्पल, थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अयोगात्मक या वियोगात्मक ऐसी भाषाएं जिनमें रूप रचना एवं अर्थ तत्व और संबंध तत्व एक से मिलकर अलग अलग रहते हैं, अयोगात्मक भाषाएं कहलाती है। अब इसको परिभाषा से कोई लेना देना आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, राम ने, दोनों राम और ने दोनों मिले नहीं। राम क्या है, अर्थ तत्व है, और ये दूसरा क्या है, संबंध तत्व। अभी जब आप दोनों को जानेंगे, कौन सा, संस्कृत वाले शब्द को भी जानेंगे, योगात्मक तत्व को भी जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अयोगात्मक वियोगात्मक क्या है। इनमें दोनों जुड़े तो लेकिन अभी भी अलग हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। देखिए, अब चीनी भाषा भी एक प्रकार की वियोगात्मक, और जो वियोगात्मक होती है उसे विशिष्ट भाषा बोला जाता है। तब तक आप योगात्मक को नहीं जानते, तब तक आप वियोगात्मक को नहीं समझ पाते हैं, तो समझ पाएंगे। अब देखते हैं, चलिए अब बात करते हैं कौन सा, वियोगात्मक के बारे में बात करते हैं। सॉरी, योगात्मक, बार बार हमको वियोगात्मक आ रहा है। योगात्मक या संयोगात्मक भाषा, संस्कृत प्रकार किस प्रकार की है, बताओ। संयोगात्मक प्रकार की भाषा है, संयोगात्मक है। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर बात की है ऐसी भाषाएं जिनमें रूप रचना अर्थ तत्व और संबंध तत्व एक ही में मिल जाते हैं या संयुक्त हो जाते हैं, तो उसे योगात्मक भाषा कहा जाता है। इसे देखो, गच्छति मतलब जाता है। देखिए, गच्छत में जाता और है दोनों एक ही में मिले हुए हैं, गच्छति हो गया। रामस मतलब राम का, अब इसमें देखिए का और राम दोनों जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, योगात्मक कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। अब इस पर भी 3 प्रकार, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आपको योगात्मक और वियोगात्मक का पता चल गया। तो अब चलते हैं, इस प्रकार आप क्या कहेंगे, हिंदी एक प्रकार का वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा, जबकि संस्कृत क्या है, जैसे रामस्य मतलब राम का, और का और राम रामस्य में ही जुड़ा हुआ है, जबकि हिंदी में राम और का अलग होता है। तो ये चीज़ें याद करके क्यों है वियोगात्मक और विश्लिष्ट हिंदी, जबकि संस्कृत क्या है, योगात्मक है। अब परिवार कौन सा है, तो आप बताओगे हिंदी भाषा का परिवार कौन सा, तो आप बताओगे भारोपीय परिवार, मतलब यहाँ पर भारत प्लस यूरोपीय, यानी हिंदी भाषा में भारतीय भाषा भी और यूरोपीय भाषा दोनों जुड़े हुए, इसीलिए इसे भारोपीय भाषा का प्रयोग करता है। इसे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा कहा जाता है। अब देखिए, भारत में 4 परिवार की भाषाएं मिलते हैं, प्रतिशत के आधार पर इनका विभाजन कर लेते हैं। भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, बताओ हिंदी भाषा में, आप भारत के, तो बताओ भारोपीय परिवार की भाषा। अब भाषा परिवार देख लेते हैं, 4 भाषा परिवार हैं। देखिए, भाषा परिवार और प्लस बोलने वालों को प्रतिशत, भारोपीय परिवार 73%, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, 73% लोग भारोपीय भाषा बोलते हैं, जबकि द्रविड़ कितने बोलते हैं, तो बताओ 25%। द्रविड़ की 4 भाषाएं आती हैं, चारों बात करूंगा। ऑस्ट्रिच में कितने आप बताओगे,
1.3%, जबकि चीनी तिब्बती मात्र 7%। जोड़ोगे आप 100% आ जाएगा। तो 73% भारोपीय, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिच 1.3% और 0.7% चीनी तिब्बती की बात करेंगे। अब बात करते हैं प्यारे साथियों आगे, हिंदी भारोपीय या भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी भाषा, ईरानी शाखा का भारतीय आर्य उपभाषा में से एक है। भारतीय आर्य उपभाषा में से क्या है? भारोपीय एक है। अब बात करते हैं, भारतीय आर्य भाषा के 3 कालों में विभक्त किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। 4 भाषाएं आती, चारों में से आपको बताना है, नहीं तो अभी मैं बताऊंगा इस चीज को। अब बात करते हैं, प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली। उदाहरण, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति किसकी है? तो प्राचीन आर्य भाषा की प्रकृति है। ये चीजें याद करके रखना है। अब बात मध्यकालीन आर्य भाषा कब से कब? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक चला। इसमें पाली प्राकृत, देखिए पाली प्राकृत और अपभ्रंश, आप जानते हैं कि पाली किसकी? बौद्धों की भाषा, प्राकृत किसकी? जैनों की भाषा। अपभ्रंश जो है, इन दोनों का टूटा फूटा रूप ही क्या है? अपभ्रंश है। तो ये तीनों जो है मध्यकालीन भारतीय भाषाएं थी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे बांग्ला, उड़िया और असमिया, मराठी, गुजराती, ये क्या है? अब बताओ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। ये सब चीज़ें, इनका नाम याद रखना, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, इन सबको याद करना। ये सब क्या है? आदि और भी भाषाएं हैं जो क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। ये चीज़ें। अब बात करते हैं, आर्य भाषा का क्रम जान लेते हैं। प्राचीन हिंदी क्या है? 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। जबकि मध्यकाल हिंदी जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट की बात करो, मध्यकालीन हिंदी क्या है? तो बताओ 1400 ईसा पूर्व से 1850 तक चला। अब बात करते हैं आधुनिक हिंदी क्या है? 1850 से अब तक चल रहा है। अब हिंदी भाषा के विकास के बारे में जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट आने माने, पहले क्या? संस्कृत से पाली निकला, फिर पाली से प्राकृत, फिर प्राकृत से क्या आया? अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के अवहट, और हट से अब क्या चला है? प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी चल रही है। तो पहले संस्कृत आया, संस्कृत से क्या बना? पाली बना, पाली से क्या प्राकृत बना, प्राकृत से अपभ्रंश बना, अपभ्रंश से क्या? अवहट, और आज क्या चला? प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी अब इस समय चल रही है। ये चीजें आपको ध्यान देना है प्यारे साथियों, इसका क्रम जरूर याद करना है। और आदि जननी, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? बताओ, हिंदी की आदि जननी संस्कृत को किस कहा जाता है? जबकि जननी किसे कहा जाता है? अपभ्रंश या अवहट को जननी, जबकि आदि जननी जब कहा जाएगा तो आदि जननी यानी कि सबसे प्राचीन जननी, आप बताओ, संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आप बताओगे प्यारे साथियों, अपभ्रंश किससे हुआ? अपभ्रंश। जन्म किससे या जननी कौन है? तो बताओगे अपभ्रंश है। अब बता, अपभ्रंश में निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, अब सौर श्रेणी अपभ्रंश में कौन कौन सी आती हैं? कितने प्रकार? मुख्यतः 5 अपभ्रंश पढ़ेंगे। सौर श्रेणी में कौन सी आती है? तो बताओगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं सौर श्रेणी कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब देखिए कैसे, पश्चिम की तरफ यानी गुजरात के साइड की बात हो रही है, यानी गुजरात पश्चिम में आता है, राजस्थान भी पश्चिम आता है, और पश्चिम खुद ही पश्चिम में, पश्चिमी हिंदी। तो 3 आपको सौर सैनिक किस में आता है? जो पश्चिम शब्द लग जाएगा, सौर सैनिक पश्चिम, तो पश्चिम की तरफ गुजरात भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी हिंदी आएगी। 3 भाषाएं किसके अंतर्गत? सौर सैनिक के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं आगे, अपभ्रंश के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। अपभ्रंश की कौन? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और अपभ्रंश के भेद। अर्धमागधी के अंतर्गत कौन आती है? तो अर्धमागधी के अंदर देखिए पूर्वी हिंदी क्या आती है? अर्धमागधी। जबकि मागधी के अंतर्गत बांग्ला, बिहारी और उड़िया, असमिया क्या आती है? मागधी के अंदर खस और पहाड़ी। देखिए, खस के अंतर्गत क्या? पहाड़ी। जबकि ब्राह्मण के अंदर पंजाबी और सिंधी आती है। ये इनको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। और वैसे आप बात करते हैं मराठी के, महाराष्ट्री क्या मराठी है? देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको आने वाला है। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हो गया था। राजभाषा का दर्जा का प्राप्त हुआ तो 14 इसी दिन क्या मनाया जाता? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस का मनाया जाता है। इसीलिए जो है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन सी? हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राजभाषा। सबका भ्रम आपका टूट जाएगा। हिंदी का राष्ट्र का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या राजभाषा है, केवल सम्मान के रूप में इसको दिया गया है, कोई कार्यकारी भाषा नहीं है। ये चीज याद। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। राजभाषा कहा गया, देखिए बार बार मैं कर रहा हूं, राष्ट्रभाषा नहीं है। अब बात करते हैं संघ की राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के तहत, संविधान में कहाँ वर्णित है? 343 से 351 के तहत राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाएं,
कितनी भाषाएं? 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, जबकि हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब 5 वर्गों को कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए, पहले तो इधर उपभाषा लिखा है और फिर उसके बाद बोलियां और उसके बाद मुख्य क्षेत्र। देखिए, राजस्थान में कौन कौन, राजस्थानी में कौन सी, तो जयपुरी को ही ढूंढालिति कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद कर लेना है। जयपुरी में कौन कौन से आते? राजस्थानी में जयपुरी, और फिर क्या आता है? मारवाड़ी। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी, और इसे ढूंढाती को या जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है। अब बात करते हैं मेवाती और मालवी। ये सब तीनों चीज़ें आप कहाँ बताएंगे? तो ये बताएंगे आप राजस्थानी में आते हैं। इसको आसानी से आप बता सकते हैं। मारवाड़ी भी जो है राजस्थान के होते हैं, जयपुर भी राजस्थान में ही है, और जयपुरी को ही ढूंढाती कहते हैं, और इसे पूर्वी राजस्थानी। अब दो देखिए, मारवाड़ वाले पश्चिमी राजस्थान के, जबकि जयपुर जो है राजस्थान के, ये पूर्व में पड़ता है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। और ये कहाँ क्षेत्र के? मुख्य क्षेत्र राजस्थान में है। अब बात करते हैं उपभाषा पूर्वी हिंदी। अब देखिए, ये अवध क्षेत्र जो है भारत के पूर्व में लगभग, और बघेलखंड और छत्तीसगढ़ ये भारत के लगभग पूर्व में आते हैं। भारत को 4 भाग ये उत्तर दक्षिण के रूप में बांटा जाए तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 3 जगह विभाजित है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये चीज़ें याद करके रखना, ये पूर्वी हिंदी का प्रचलन है। अब बात करते हैं उपभाषाएं और बोलियां और मुख्य क्षेत्र फिर से देख लेते हैं। देखिए, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी हिंदी में कौरवी, खड़ी बोली और हरियाणवी। देखिए, दिल्ली में खड़ी बोली चलती है ज़्यादा, तो दिल्ली किधर है? आप बताओगे पश्चिम की तरफ है। और बांगरू, हरियाणा भी आप जानते हो पश्चिम की तरफ है, तो बांगरू, हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। और कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली, ये सब क्या है? तो बताओ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किस हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं बोलियां आती हैं इनको? अब ये हरियाणा उत्तर प्रदेश के पार्ट को ही कहा जाता है, का विस्तार है। तो ये कौरवी को ही क्या खड़ी हिंदी कहा जाता है, बागरू को हरियाणवी कहा जाता है, जबकि कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली ये सब आती हैं किसके? तो कितनी भाषाएं आती है? तो 5 भाषाएं किसके पास से? पश्चिमी हिंदी, 5 से 5 भाषाएं, और इसका विस्तार दे सकते हैं। और बिहारी तो भोजपुरी और मगध जो है आप जानते हैं बिहार में ही है। मैथिली जो है आप जानते हैं सीता जी को, तो आप जानते हैं ये सब तीनों बिहार से रिलेट करते हैं। और बिहार, उत्तर प्रदेश दोनों जगह इसका विस्तार है। पहाड़ी, देखिए, कुमायूनी और गढ़वाली। कुमायूं और गढ़वाल कहाँ? उत्तराखंड में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। अब चलते हैं इससे संबंधित जो है 20 बेहतरीन एमसीक्यू देख लेते हैं, बस बने रहें प्यारे साथियों। अब देखिए, इसमें हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्विज आपके सामने आ रहा है, जो रिक्त स्थान के रूप में होगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हिंदी भारत की कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है, संपर्क भाषा है कि राष्ट्रभाषा? राष्ट्रभाषा मैंने भी चर्चा की थी, राष्ट्रभाषा है। तीनों, तो आप क्या बताओगे? मुख्यतः हिंदी क्या है आप बताओगे? हिंदी क्या है? एक प्रकार की संपर्क भाषा। कैसी भाषा है? तो आप बताएंगे संपर्क भाषा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में कुल भाषाओं की मान्यता कितनी प्राप्त है? मैंने अभी चर्चा की थी, लगभग विश्व में टोटल 3000 भाषाओं में से हिंदी का स्थान है, लेकिन 3000 तो इसमें है नहीं, तो उस 3000 के करीब केवल एक ऑप्शन दिख रहा था। तो 2796 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं टोटल विश्व में, 2796, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भाषा व्यक्त करने के लिए मुख्य तरीके क्या हैं? मुख्य रूप से तरीके क्या हैं? तो आपको बता दूं, आप बता सकते हैं 2 तरीके हैं, एक लिखित रूप से, एक मौखिक तरीके से। तो लिखित और मौखिक, तो इसका उत्तर ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में कुल लिपियां कितनी हैं? विश्व में कुल लिपियां कितनी हैं? अभी बात हो चुकी है। तो लिपियां आप बताओगे, टोटल विश्व में लिपि मान्यता प्राप्त लिपि कितनी है? तो आप बताओगे 500 मान्यता प्राप्त लिपियां, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप बताओ, पहला चीनी है कि रोमन है कि देवनागरी है कि खरोष्टी है? तो आप बताओ, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जिन भाई बहनों ने, अभी मैंने पूछा था कि द्रविड़ भाषा, द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आते हैं, उन्होंने कमेंट नहीं किया, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अन्यथा मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। चलते हैं। शब्द होती है, शब्द क्या है? एक अर्थी है, अनेकार्थी है, द्विअर्थी या निरर्थक? तो शब्द क्या है आप बता। शब्द, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसका मतलब शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी होते हैं, मतलब कई अर्थ धारण करते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। भाषा से हमें उपमान मिलता है, समृद्ध मिलता है कि लोक भाषा का फूहड़ या ग्रामीण? तो क्या मिलता है? आप
कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते रहें। आपको बता दूं इसमें किस किस भाषा से, समृद्ध भाषा तो अपमान मिलेगा नहीं, लोक भाषा तो मिलेगा नहीं, ग्रामीण भाषा नहीं, तो फूहड़ भाषा जो होते हैं, जो गलत शब्द अनाप शनाप बक के जाते हैं, तो फूहड़ भाषा से हमें क्या मिलता है, तो आप बताओ अपमान मिलता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोली को भी कहा जाता है, बोली को विभाषा कहा जाता है, उपभाषा, दोनों या कुछ भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ। तो बोली को हम क्या विभाषा और उपभाषा दोनों कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। बोली को उपभाषा तथा विभाषा दोनों से जो है इंगित किया जाता है। भाषा होती है, भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, अस्थायी होती है, निश्चित होती है और परिवर्तनशील। तो भाषा आप देखते हो हमेशा बदलती रहती है, इसका मतलब क्या है, परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी, परिवर्तनशील होती है। अगिन शब्द से बना है, अगिन किससे बना है, अगिन से, अगिन शब्द किससे बना है, इसका मतलब क्या है, अगिन जो है अग्नि से बना हुआ है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप बताओगे, उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा क्या होता है, बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा क्या होता है, तो आप बताओगे भाषा जो है बहुत व्यापक होती है, जबकि बोली क्या होती है, एक सीमित एरिया में, कहते हैं यहाँ की बोली ये है, इस एरिया की, यानी छोटे एरिया में बोली जाती है उसे क्या बोलता है, बोली, और व्यापक एरिया में बोला जाता है उसे भाषा कहा जाता है, यानी ऑप्शन इसका। गियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां कितनी है, गियर्सन के अनुसार भारत में टोटल बोलियां की संख्या 544 है। गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार भारत में टोटल 544 बोलियां हैं। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। कन्नड़ परिवार, कन्नड़ जो है किस परिवार की भाषा है, तो आप बताओगे द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। हमने बात की थी, अब उन सब की चर्चा करें तो देखिए द्रविड़ के अंतर्गत एक कन्नड़ तो आपने देख ही लिया, कन्नड़ हो गया, और एक हो गया तमिल, फिर तीसरा क्या होगा, तेलुगु, तेलुगु, और चौथी भाषा कौन सी होगी, तो आप बताओगे मलयालम हो गया। कौन सा, मलयालम। तो 4 भाषाएं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, ये द्रविड़ परिवार की 4 भाषाएं हैं। तो इन सबको याद कर रखना है। जैसे परिवार में कई लोग होते हैं, वैसे भाषाओं में भी परिवार में कई भाषाएं आती हैं। हिंदी भाषा किससे उत्पन्न हुई, तो हिंदी भाषा किससे उत्पन्न हुई, तो आप बताओगे संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। लेकिन जननी जब पूछा जाएगा कौन है, हिंदी भाषा किससे उत्पन्न हुई, तो वैसे सामान्यतः कहा जाए तो अपभ्रंश ही, लेकिन यहाँ पर उत्तर होगा किससे उत्पन्न, तो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। मैथिली सुप्रसिद्ध कवि है, देखिए मैथिल कोकिल किसे विद्यापति को कहा जाता, तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन से हैं, तो आप बताओगे उसका उत्तर होगा तुलसीदास जी ने क्या लिखा था। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया था, काव्य में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं अवधी भाषा का प्रयोग किसने किया था, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था, नहीं सॉरी अवधी भाषा, तो उसका उत्तर हो जाएगा अवधी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। नेक्स्ट है भाषा, ब्रज भाषा में बहुत कुछ मिलती है, ब्रज भाषा से कौन सी भाषा बहुत मिलती जुलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मागधी भाषा जो है किससे, ब्रज भाषा से काफी मिलती जुलती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बुंदेलखंड की बोली कौन सी है, तो बुंदेल और बुंदेली कहीं मिला, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। लीचू किस कहाँ की भाषा है, तो लीचू आप क्या बताओगे, लीचू जो है एक किस प्रकार का, चीनी का भाषा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और आने वाले सेशन संधि और संधि विच्छेद अलंकार बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो आपको वीडियो देखना नहीं बोलना। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।